गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है लाल सिंह राठौड़, पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी एट डॉक्टर PDKV अकोला। आज हम देखेंगे बेसिक्स थिंग्स रिलेटेड टू द एंटोमोलॉजी। मैं आप लोगों को वैसा पढ़ाना चाहता हूँ कि बेसिक्स लेवल से लेकर हायर लेवल तक, जैसा कि क्लास का बैक बेंचर से लेके क्लास का टॉपर तक समझ में आए। ये वीडियो देखने के बाद एक भी स्टूडेंट न बचे डाउट के साथ। इतना परफेक्ट बना दूंगा आपको, लेकिन इसके लिए आप लोग मुझे फॉलो करना पड़ेगा। कैसा फॉलो करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। जैसा मैं सीरीज में लेक्चर बना रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। इस लेक्चर के पहले मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया हूँ, दैट इज ऑन टाइप कॉन्सेप्ट इन टैक्सोनॉमी and second lecture is on terminologies related to the taxonomy and systematics। इस वीडियोस को आप में से कितना लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आने वाला लेक्चर्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, ये लेक्चर समझने के लिए आपको ये लेक्चर देखना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स है, इसमें वर्ड क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? एट द सेम टाइम हम इंसेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो कैटेगरीज का मतलब क्या है? ये सब कुछ बेसिक्स थिंग्स मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन करता हूँ कि आप लोग ईच एंड एवरी वीडियोस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीटली देखें। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये वीडियोस देखने के बाद 100% सेटिस्फाई होंगे। आप लोग खुद आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करने में। ये तो हो गया फ्यू इम्पॉर्टेंट बातें। अभी हम देखेंगे बेसिक्स थिंग्स रिलेटेड टू द एंटोमोलॉजी। व्हाट इज एंटोमोलॉजी? Entomology, it is a Greek word. Entomon means insect, logos means study. Therefore, the study of insect is known as entomology. There are several branches of entomology such as medical entomology, veterinary entomology, forest entomology, agricultural entomology, and forensic entomology, etc. तो हम लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होने के कारण एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी क्या होता है वो देखेंगे। व्हाट इज एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट्स agriculture, or the study of insects that impact agriculture is known as agricultural entomology। एग्रीकल्चर में 2 तरीका का इंसेक्ट्स होता है। एक तो होता है बेनिफिशियल इंसेक्ट, वो काज करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। दूसरा होता है हार्मफुल इंसेक्ट, वो काज करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या आ सकता है? दे साइकिल न्यूट्रिएंट्स, पॉलिनेट प्लांट्स, डिस्पर्स सीड्स, मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, control population of other organism by acting as biocontrol agent, and provides a major food source for other taxa, and also providing honey, silk and lac। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है?
अपना क्रॉप को डैमेज करके इकोनॉमिक लॉस करना ही होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी देखेंगे अपन इंसेक्ट क्या होता है। व्हाट इज एन इंसेक्ट? द वर्ड insect come from the Latin word. The word insect is the Latin word. Its meaning organism with a notched body or divided body or segmented body. Literally, insect mean cut into, because insects appears cut into 3 sections, that is head, thorax and abdomen. तो हम इंसेक्ट को कैसा डिफाइन कर पाएंगे? अब ये एक इंसेक्ट है, इसका बॉडी डिवाइडेड हुआ है हेड, थोरैक्स एंड abdomen, एंड इसको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है। तो हम इंसेक्ट को ऐसा डिफाइन कर पाएंगे, एन आर्थ्रोपोड ऑर्गेनिज्म with a chitinous exoskeleton, 3 segmented body, possesses 3 pairs of legs and 2 pairs of wings, is known as insect. इसके बाद देखेंगे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूबिक्यूटस एनिमल्स है। इसका मतलब क्या है? दे फाउंड इन नियरली ऑल एनवायरनमेंट्स, that is from mountain ranges covered in snow to the hottest desert on the planet. Insects अपने को very cold at the same time hottest places पे भी मिल जाएगा। Total number of estimated insect species lies in between 6 to 10 million. तो इसमें से अभी तक खाली 1 to 1.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है। तो इसका मतलब 5 to 9 मिलियन तक अभी तक इंसेक्ट स्पीसीज डिस्क्राइब ही नहीं हुआ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया एंटोमोलॉजी स्टूडेंट के लिए एंड एंटोमोलॉजिस्ट के लिए, जो डिस्क्राइब नहीं हुआ वो स्पीसीज को डिस्क्राइब करके पब्लिश करने के लिए। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा रहने वाला ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट ही है। यहां देखो, ऑन द एर्थ आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स, हम खाली एनिमल ही कंसिडर कर रहे हैं, ऑन द एर्थ आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स more than 90% are insects only, and remaining 10% only constitutes other animals. लेकिन हम all the living organism को consider किया तो including bacteria, virus, fungus, more than half are insects and remaining less than half constitute all the other living things. इतना ज़्यादा इसीलिए बोला हूँ कि इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा रहने वाला ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट ही है। क्लास इंसेक्ट का लार्जेस्ट ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, द नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा, फॉलोड बाय द डिप्टेरा एंड देन द हाइमेनोप्टेरा। अभी देखेंगे अपन origin of insect. Insects originated on the earth about 350 to 500 million years ago. See here, insects originated
350 to 500 million years ago, but human beings originated 1.9 to 2 million years ago. 1.9 to 2 million years ago. So ह्यूमन बीइंग से बहुत पहले इस धरती के ऊपर इंसेक्ट आया है। टाइम पीरियड के साथ हम बोले तो आर्थ्रोपोड्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग काम्ब्राइन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। एक काम्ब्राइन पीरियड है, पेलियोजोइक एरा का काम्ब्राइन पीरियड में आर्थ्रोपोड ओरिजिन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आर्थ्रोपोड्स आर ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड बोल के क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलना चाहिए काम्ब्राइन पीरियड। अभी देखो यहाँ insects are originated during Devonian period of Paleozoic era। दोनों का केस में पेलियोजोइक एरा ही है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स आर originated during Cambrian period, insects are originated during Devonian period। ये अच्छा से याद रखो, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको। यहाँ क्वेश्चन दिया हूँ, इसको आप अटेम्प्ट करो, इसका आंसर आपको मिलेगा इन नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लाल सिंह राठौड़। मेरा क्वालिफिकेशन है पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स सच एज टैक्सॉन, टैक्सा, कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से बहुत सारा लोगों को ये टर्म्स तो पता है, लेकिन ये टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको खाली पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, सो दैट आप लाइफ में कभी भी न भूलें। ये वीडियो बायोलॉजी एज वेल एज एग्रीकल्चरल स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो एक पॉइंट ऑफ शुरुआत हो सकता है। ये बेसिक्स वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली एंटोमोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स सच एज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, insect morphology, insect anatomy, integrated pest management, pest of crops, स्टोरेज पेस्ट एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर अभी तो हम डिस्कस कर लेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो फर्स्ट टर्म है टैक्सॉन। व्हाट इज टैक्सॉन? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं टैक्सॉन। तो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया तो ये एक टैक्सॉन हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया तो ये एक टैक्सॉन हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो ये एक टैक्सॉन हो गया। एक टैक्सॉन में सिमिलर स्पीसीज भी हो सकता है, फ्यू डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है, या सेवरल डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है। वही तो बोला हूँ, टैक्सॉन
is the group of organism of either same or several different species. Then what is taxonomic hierarchy? Then what is taxonomic category? Overall representation of organism of a taxon into a simple unit. Overall representation of organism of a taxon into a simple unit is known as category. Here the category is the kingdom Animalia. अभी देखो एक टैक्सन है, एक टैक्सन है, इसे हम कैसा बता पाएंगे? इट इज ए टैक्सन ऑफ एपिस डोर्साटा, एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा, बम्बल बी, wasp, several insects, several arthropods and several animals. इसको इतना लंबा चौड़ा बताने के अलावा हम सिंपली किंगडम एनिमलिया भी तो बोल सकते हैं। किंगडम एनिमलिया में भी तो ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म कवर हो जाता है, तो वही तो बोला हूं फिर मैं, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ organism of a taxon into a simple unit is known as category. This is the overall representation of organism of a taxon into a simple unit is known as category. तो इससे तो हमको पता चलता कि टैक्सन एंड कैटेगरी ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है। हाँ सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस भी है, दैट इज टैक्सन इज ए रियल टर्म which deals with the individual object. आपको बताया होना मैं, टैक्सन ऑफ एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना etc. Whereas category is an abstract term which is deals with the overall objects. Next, taxonomic hierarchy consisting of 7 obligate categories. How many categories? 7 obligate categories. What are those categories? Those are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Then what is taxonomic hierarchy? Arrangement of different categories in increasing or in decreasing order, that is from species to kingdom or from kingdom to species, is known as taxonomic hierarchy. That is the method of arranging various categories in a chain either in increasing or decreasing order from species to kingdom or vice versa is known as taxonomic hierarchy. इस स्लाइड में मैं प्रीवियस स्लाइड का मैटर को कॉपी पेस्ट किया हूं, आप आपको अच्छा से दिखने के लिए और आप इसे पढ़ पाए। अभी हम देखेंगे taxonomy. Taxonomy, it is a Greek word. Taxis mean arrangement, nomi means science. Therefore, science of arrangement is the taxonomy. Taxonomy को हम broadly, it is a science of identification, characterization, nomenclature and classification of individual into a convenient
taxon or category is known as taxonomy भी बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है हनी बी। एक एनिमल होने के कारण हम इसे किंगडम एनिमलिया में अरेंज किया है। इस हनी बी को जॉइंटेड लेग होने के कारण हम इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में अरेंज किया है। इस हनी बी को 6 लेग्स होने के कारण हम इसे क्लास इंसेक्टा में अरेंज किया है। इस हनी बी को मेम्ब्रेनस विंग्स होने के कारण हम इसे ऑर्डर हेमनोप्टेरा में प्लेस किया है। एट द सेम टाइम इस हनी बीज को हम फैमिली एपिडे, जीनस एपिस एंड स्पीसीज एपिस डोर्साटा में अरेंज किया है। एक ऑर्गेनिज्म को हम कितना सिस्टमैटिकली क्लियर कट इन ऑल कैटेगरीज में अरेंज किया है, वही सच क्लियर कट systematically arrangement of organism in all the categories is known as taxonomy. This system of clear-cut systematic arrangement was given by Carl von Linnaeus, hence we considered him as the father of taxonomy. अभी हम देखेंगे few important point regarding Carl von Linnaeus. कार्ल वान लिनेयस को हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाय एपीडी कांडोल। कार्ल वान लिनेयस ने सिस्टम ऑफ नेचर बोल के एक बुक पब्लिश किया है। इस बुक का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है इन 1735, ईयर याद रखो। इस बुक का 10th एडिशन पब्लिश हुआ है इन 1758, यहाँ भी ईयर याद रखो, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये 10th एडिशन को हम कंसिडर करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कार्ल वान लिनियस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड binomial system of nomenclature. He is the Carl van Linnaeus. It is the first edition of System of Nature. This is the 10th edition of System of Nature, and this is the title page of System of Nature. अभी हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स क्या होता है। आप ये इमेज को देखो, इसमें 3 इंसेक्ट्स हैं। इसका बीच में मैक्सिमम सिमिलरिटी होने के कारण हम इसे जनरली हनी बीज बोल देते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के कारण इस तीनों इंसेक्ट का बीच में माइनर डिफरेंसेस भी हैं। ये माइनर डिफरेंसेस को स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेटली क्लासिफिकेशन करना ही होता है सिस्टमैटिक्स। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स considering their evolutionary relationship in account is known as systematics. Systematics, it is a broad term. It includes taxonomy and as well as it studies the intraspecific biodiversity and evolutionary relationship among the organism. Systematics के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है। सिस्टमैटिक्स एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्यों बोले तो ये माइनर डिफरेंसेस को स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना इतना इजी काम नहीं है। इसीलिए अभी तक बहुत कम एनिमल्स अप टू दिस लेवल ऑफ सिस्टमैटिक तक डिस्क्राइब हुआ है। थैंक यू। आप ये क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करो, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
Which is the largest kingdom among the 5 kingdoms proposed by Whittaker? Second question. Which is the largest phylum of kingdom Animalia? Third question. Which is the largest class of phylum Arthropoda? अभी तक हम बेसिक्स वीडियो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद अपना वीडियोस क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट अनाटमी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, स्टोरेज पेस्ट एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट के ऊपर आएंगे। तो आप बने रहे, इस टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। वंस अगेन थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लाल सिंह राठौड़। मेरा क्वालिफिकेशन है पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे टाइप कॉन्सेप्ट इन टैक्सोनॉमी। मैं ये समझता हूँ कि आप अभी तक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखे होंगे टाइप कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन आपको 1% डाउट तो अभी बचा ही हुआ होगा। मैं आज आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 1% बचा हुआ डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखेंगे फिर क्या होता है टाइप कॉन्सेप्ट। एक ऑथर है, उसको एक स्पेसिमन मिला नया वाला। तो इस ऑथर ने ये स्पेसिमन को नाम देना चाहता है। क्या यह डायरेक्ट नाम दे सकता है? नहीं। इस ऑथर को ये स्पेसिमन को नाम देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आईसीजेडएन को फॉलो करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इस ऑथर को सीनियर ऑथर का पब्लिकेशन को रिफर करना पड़ेगा। तो सीनियर ऑथर का पब्लिकेशन को रिफर करते हुए और पब्लिश्ड स्पेसिमन को फॉलो करते हुए अपना नया स्पेसिमन को डिस्क्राइब करना और नेमिंग देना ही टाइप कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज टाइप? टाइप क्या होता है? टाइप एक स्पेसिमन होता है, उसे एक प्रॉपर नेम दिया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है, उसका यूज रेफरेंस टू ये स्पीसीज, नया वाला स्पीसीज को ये रेफरेंसेस के जैसा काम करेगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। टाइप इज ए स्पेसिमन which is with a proper name, published and serve as a reference to the new species, upon which the description and naming of new species is based. तो एक ऑलरेडी पब्लिश्ड टाइप और स्पेसिमन का नाम है स्पोडोप्टेरा लिचुरा। इसको पब्लिश किया है इन 1775। तो अभी इसका यूज क्या होगा? इसका यूज होगा या रेफरेंस टू द न्यू स्पीसीज के लिए यूज होगा। तो अपने पास दो न्यू स्पीसीज है, एक एंड अनदर वन सेकंड वन। तो मैं ये नया स्पीसीज को ऑलरेडी पब्लिश्ड स्पीसीज के साथ कंपेयर करता हूँ, क्या कोई डिफरेंसेस है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को और इसका कैरेक्टर को स्टडी करता हूँ। तो मैं स्टडी करने के बाद मुझे पता चला इस दोनों स्पेसिमन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए मैं इसको सेम नेम दे दिया हूँ स्पोडोप्टेरा लिचुरा। ऑलरेडी पब्लिश्ड स्पेसिमेन का नाम भी है स्पोडोप्टेरा लिचुरा। और मेरे पास
अनदर स्पेसिमन है, दैट इज स्पेसिमन नंबर 2। इस स्पेसिमन नंबर 2 को ऑलरेडी पब्लिश्ड स्पेसिमन से कंपेयर करता हूं। इस दोनों का बीच में कोई सिमिलैरिटीज है, डिसिमिलैरिटीज है, वो मैं चेक करता हूं। तो मुझे पता चला है कि इस दोनों स्पेसिमन के बीच में 90% सिमिलरिटी है, बट ए लिटिल डिफरेंस, दैट इज 10% डिफरेंसेस है। इसीलिए इसको मैं सेम जीनस पोडोप्टेरा में रखा हूँ, और ये डिफरेंस होने की वजह से इसको दूसरा स्पीसीज का नाम दिया हूँ क्रूजीफेरडा। वही तो बोला मैं, टाइप एक स्पेसिमन होता है, उसका यूज अपना नया वाला स्पेसिमन को नाम देने के लिए काम में आता है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टाइप्स हैं। कौन सा? होलोटाइप, सिनटाइप, आइसोटाइप, अल्लोटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप एंड टोपोटाइप। ये सब कुछ क्या है? ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स। टाइप मतलब ऑलरेडी पब्लिश्ड स्पेसिमन है। तो इसका यूज क्या होगा? इस सभी का यूज होगा हैज ए रेफरेंस टू द न्यू स्पीसीज नेमिंग। न्यू स्पीसीज का नेमिंग देने के लिए ये ऑल दिस टाइप काम में आएगा। तो आप तो बोल रहे हैं कि सर सभी सेम है, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि इस सभी वर्ड्स के बीच में छोटा छोटा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है अपन अगले आने वाला स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे अभी होलोटाइप। एक ऑथर है, उसने पार्क में घूमने के लिए गया, तो उसे एक स्पेसिमन, एक नया वाला स्पेसिमन मिला। तो उसने उसको कलेक्ट कर लिया, उस स्पेसिमन को कलेक्ट करके लैब में लेके आया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, और उसको एक प्रॉपर नेम देके पब्लिश कर दिया। इसको ही बोलेंगे हम होलोटाइप। अब ये होलोटाइप है, ये होलोटाइप मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अभी एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। When an author for the first time collects a new and complete specimen, फर्स्ट टाइम मतलब जनवरी 1 को गया वो पार्क को, और उसे एक मिला न्यू एंड कंप्लीट स्पेसिमन, गिविंग प्रॉपर नेम टू इट एंड पब्लिश इट हैज a reference for the species, then it is called holotype। ये हो गया holotype। अभी अपन देखेंगे सिन टाइप। आथर पार्क तो घूमने गया था, वो थोड़ा आगे चला, on the same day, that is on January 1st only। तो आथर को सेवरल सिमिलर स्पेसिमन मिले, सेवरल सिमिलर स्पेसिमन मिले। तो इस सभी स्पेसिमन को कलेक्ट करके लेके आएगा लैब को, और सभी का कैरेक्टर स्टडी करेगा। सभी का कैरेक्टर सेम ही होगा, सिमिलर स्पेसिमन है तो सभी को मिला के एक नाम देना पड़ेगा एंड उसको पब्लिश करना पड़ेगा। इसको ही बोलेंगे अपन सिन टाइप। When an author for the first time collects several similar specimens, collectively giving them a single name and publishing as a reference for the species, then it is called as syntype। तो होलोटाइप और सिनटाइप में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दैट इज नंबर ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड बाय द ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑथर को फर्स्ट टाइम में एक ही स्पेसिमेन मिला, उसको नाम दे के पब्लिश कर दिया, तो अपन उसको बोल देंगे होलोटाइप। ऑथर को बहुत सारा सिमिलर स्पेसिमेन मिले,
आतर उसको कलेक्ट करके लैब को लेके आया, उस सभी को एक ही नाम देके पब्लिश कर दिया, तो उसको बोलेंगे अपन सिनटाइप। अभी देखेंगे अपन आइसोटाइप। नेक्स्ट टाइम ऑथर ने सेम पार्क को घूमने गया, जनवरी 1 था ना, अभी February 1 को ऑथर ने सेम पार्क को घूमने गया, तो ऑथर को मिला है होलोटाइप लाइक, कैसा, होलोटाइप के जैसा ही सेवरल सिमिलर स्पेसिमेन मिल गए, तो ऑथर उसको भी लेके आएंगे लैब को, उसके बाद उसको एक नाम देना पड़ेगा ना, उसको बोलेंगे अपन आइसोटाइप, या डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप है। For the next time when author found or collected holotype like several similar specimen, several similars है ना, उस सभी को मिला के आपने एक नाम देना पड़ेगा, उसको ही हम बोलेंगे आइसोटाइप। तो आप ऑथर February 1 को घूम रहा है इन पार्क में, तो उसे मिला है थोड़ा आगे जाने के बाद सेवरल सिमिलर होलोटाइप लाइक स्पेसिमेन ही मिला है, बट उसका सेक्स अपोजिट है, इसलिए मैं इधर कलरिंग को चेंज किया हूँ सेक्स अपोजिट को दिखाने के लिए। तो इस सभी को लैब को लेके आएंगे और म्यूजियम को लेके आएंगे, और उस सभी को मिला के एक नाम देना पड़ेगा, उसको ही बोलेंगे हम होलोटाइप। फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन ऑथर फाउंड और कलेक्टेड सिंगल और सेवरल सिमिलर होलोटाइप लाइक स्पेसिमेन ऑफ अपोजिट सेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड होलोटाइप। अभी देखेंगे हम पैराटाइप। अभी लैब में, ऑथर का लैब में होलोटाइप है, आइसोटाइप्स है, सेवरल सिमिलर स्पेसिमेंस, आप द सेम सेक्स भी बोल सकते हैं। ऑथर के पास अलोटाइप भी है, सेवरल सिमिलर स्पेसिमेन टू द होलोटाइप बट अपोजिट सेक्स भी है, होलोटाइप है, आइसोटाइप है, अलोटाइप है। तो पैराटाइप का मतलब ये है कि द होलोटाइप लाइक, ये होलोटाइप के जैसे ही है ना, ये भी होलोटाइप के जैसे ही है ना, होलोटाइप लाइक ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसिमेंस, ये सभी स्पेसिमेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड पैराटाइप। होलोटाइप लाइक ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसिमेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड पैराटाइप। अभी देखेंगे हम लेक्टोटाइप। ऑथर के पास होलोटाइप मिस हुआ है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ऑथर को वन ऑफ द आइसोटाइप और वन ऑफ द अलोटाइप को चूज करके फिक्स करना पड़ेगा होलोटाइप के जैसा, इसको ही बोलेंगे हम लेक्टोटाइप। व्हेन ऑथर्स होलोटाइप either lost or destroyed, then choose one of the available specimen from the isotype or allotype and fix it as holotype, this is known as lectotype। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इधर से एक स्पेसिमेन लेके, आइसोटाइप से एक स्पेसिमेन लेके हम होलोटाइप फिक्स किया है, ऐसा करने को ही हम बोलेंगे लेक्टोटाइप। अभी देखेंगे हम नियोटाइप। ऑथर के पास पूरा आइसोटाइप मिस हुआ है, पूरा अलोटाइप मिस हुआ है, होलोटाइप भी मिस हुआ है। व्हेन ऑथर लॉस्ट ऑल द अवेलेबल स्पेसिमेन, देन कलेक्ट सिमिलर न्यू स्पेसिमेन एंड फिक्स होलोटाइप इज द नियोटाइप। सिमिलर स्पेसिमेन लाके अपन होलोटाइप फिक्स करना होता है नियोटाइप, ये हो गया नियोटाइप। उसके बाद नियोटाइप फिक्सेशन के लिए ऑथर को जाना पड़ेगा कलेक्शन के लिए पार्क को, तो सेम स्पीसीज कलेक्ट करने के लिए ऑथर को जाना पड़ेगा। तो आप इफ अदर कलेक्टेड स्पेसिमेन फ्रॉम द सेम लोकेलिटी हैज द होलोटाइप, इसके पहले कहाँ से होलोटाइप लाए थे वहीं से ही ऑथर नेक्स्ट टाइम सेम स्पेसिमेन लेके आया, तो हम बोलेंगे टोपोटाइप। टोपोटाइप मतलब टोपोग्राफी, सेम टोपोग्राफी से सेम हैज होलोटाइप के जैसा स्पेसिमेन ऑथर लेके आया और उसको
फिक्स किया नियोटाइप के जैसा, तो हम बोलेंगे उसको टोपोटाइप। तो सभी ये टाइप था ना, सभी टाइप के बारे में पढ़े अपन, होलो टाइप के बारे में पढ़े, सिन टाइप के बारे में पढ़े, आइसो टाइप के बारे में पढ़े, अल्लो टाइप के बारे में पढ़े, पैरा टाइप के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रो टाइप, नियो टाइप एंड टोपो टाइप के बारे में पढ़े। ये सब कुछ क्या है? एक स्पेसिमन है। ये सब कुछ क्या है? स्पेसिमन है, पब्लिश्ड स्पेसिमन है। तो इसको देखते हुए, इसको हम रेफरेंस पॉइंट के जैसा यूज करते हुए हम नया स्पीसीज को नाम दे सकते हैं। यही है टाइप कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू टू ऑल। Good morning, my dear friends. Welcome you all to the today's presentation topic, classification of insects. आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। किसी सब्जेक्ट का बेस माना जाता है क्लासिफिकेशन। एक बार आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना, बाद में आने वाला सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाने लगेगा। इस लेक्चर में मैं कवर किया हूँ व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग kingdom Animalia and phylum Arthropoda. Then classes of phylum Arthropoda with example and images. Then general things related to the class Insecta. Classification of class Insecta orders with example and images. Brief information regarding metamorphosis. And at the end few questions related to this topic. आप लोगों को एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट हार्ड लगता है ना? इस लेक्चर देखने के बाद आप खुद बोलेंगे एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट इतना इजी होता है क्या? चलो फिर अपन देखेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। मैं आप लोगों को हर बार बोल रहा हूं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक ईच एंड एवरी वीडियोस को कंप्लीटली देखो। इस बात का इम्पोर्टेंस अभी ये लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। मैं क्यों हर बार बोल रहा हूं आपको हर लेक्चर को देखो बोल के। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। उसमें से पहला टर्म है क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाक्सान क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, ये सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन और एक बार इधर थोड़ा थोड़ा कॉपी एंड पेस्ट किया हूँ, क्यों बोले तो आपको अच्छा से समझ में आए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखो, बाद में अगले आने वाले वीडियोस को देखो, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म into convenient taxon or categories of taxonomic hierarchy based on easily observable character is known as classification. Then what is taxon? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, इसको ही हम बोलेंगे taxon. Group of organism of either same or different species is known as taxon. Then what is taxonomic category? Overall representation of organism of a taxon. Overall representation of organism of a taxon into a simple unit is known as taxonomic category. अभी देखो हम किंगडम एनिमलिया एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। किंगडम एनिमलिया बोले तो हम लोगों को इसमें ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है बोल के पता चलता है ना। तो ये सिंपल यूनिट में रिप्रेजेंट किया है ना,
उसे ही बोलेंगे हम कैटेगरी। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टैक्सॉन इनटू ए सिंपल यूनिट इज नोन एज कैटेगरी। If a taxon is composed of organisms of several different species, then it is represented by a simple unit, that is highest category, kingdom. For example, अभी इसमें सेम स्पीसीज ही होगा, सभी हनीबीस 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 होगा, तो हम इसे लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों को पता है क्या, living things are divided into 5 kingdoms. Those are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. This 5 kingdom concept was proposed by Whittaker. याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम किंगडम एनिमालिया के बारे में। इसके पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। स्पीसीज टैक्सोनॉमिक hierarchy consisting of 7 obligate categories. Those are species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. Species में क्या रहता है? Species contain all the similar organisms which can interbreed and produce offsprings. Genus में क्या होता है? Contains all the organism of related species. डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज है ना, फॉर एग्जांपल एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना इंडिका, ये सब कुछ इसमें आता है। उसके बाद फैमिली में क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड जीनस। एट द सेम टाइम किंगडम में रहता है ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड फाइला। डिफरेंट फाइलास होते हैं ना, टोटल 36 फाइला है। उस फाइला का ऑर्गेनिज्म किसमें इंक्लूड होता है? दैट इज इन हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम एनिमलिया में प्लेस करते हैं। किंगडम एनिमलिया में हम उसे अरेंजमेंट करते हैं, इसको ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। अमंग ऑल दोस 5 किंगडम्स, किंगडम एनिमलिया इज द लार्जेस्ट वन। क्वेश्चन हो सकता है विच इज द लार्जेस्ट किंगडम अमंग द 5 किंगडम प्रपोज्ड बाय द विटेकर? तो आप बोलना चाहिए किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बोला होना हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। डिफरेंट फाइलम्स का ऑर्गेनिजम्स इसमें मौजूद होता है। अभी तक 36 रिकॉग्नाइज्ड फाइला एनिमल किंगडम में है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट वाला है, एक कोड बनाया हूँ आपके लिए मैं, पनहाम एक है। प्लाटीहेलमिन्थिस, नेमाटोडा, अनलीडा, आर्थ्रोपोडा, mollusca, echinodermata, chordata are the most important and contain the vast majority of described extant species. तो इसमें से नेमाटोडा भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अनलीड्स के बारे में हम ऑलरेडी, एर्थवर्म अनलीड्स में आता है एर्थवर्म, इसके बारे में हम ऑलरेडी 11वीं 12वीं में पढ़े हैं। अभी तो हम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस ही करने वाला है। तो अभी देखेंगे हम फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, द टर्म आर्थ्रोपोडा का मीन होता है जॉइंटेड लेग। अभी देखो ये इंसेक्ट का लेग है, इधर जॉइंट है, इधर जॉइंट है, इधर जॉइंट है, इधर भी जॉइंट है। इसीलिए हम इंसेक्ट को फाइलम आर्थ्रोपोडा में अरेंजमेंट किया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड क्लासेस सच एज टोकामी। या अनदर कोड है आपके लिए। देखो इधर फाइलम, इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इसमें कौन सा क्लासेस हो सकता है? टोकामी। इधर दिया हूँ वो कोड टोकामी, और उसका एक्सपेंशन इधर दिया हूँ। टी मतलब ट्राइलोबाइटा, ओ इंडिकेट करता है ओनिकोफोरा, सी इंडिकेट करता है क्रस्टेशियन, ए इंडिकेट करता है अराक्निडा, एम इंडिकेट करता है मिरियोपोडा, आई इंडिकेट करता है इंसेक्टा और हेक्सोपोडा। तो ट्राइलोबाइटा एन एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ
फाइलम आर्थ्रोपोडा इज एक्सटिंक्ट वन। एक्सटिंक्ट मतलब इसका स्पीसीज खत्म हो जा रहा है इस जमीन से, हो गए भी ऑलरेडी, तो उसके लिए आप आंसर देना चाहिए ट्राइलोबाइटा। इसका एग्जाम्पल है ट्राइलोबाइट्स। अनिकोफोरा में आता है पेरिपैटस। क्रस्टेशियंस में आता है प्रॉन्स, क्रब्स, लोबस्टर्स एंड वुडलाउस। अरकनिडा में आता है स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, टिक्स एंड माइट्स। अराकनिडा क्लास है ना, इस क्लास का ऑर्गेनिज्म में अंटेना नहीं होते हैं। अराकनिडा क्लास ऑर्गेनिजम्स आर विदाउट अंटेना। अभी देखेंगे हम मीरियोपोडा का एग्जाम्पल, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस actually. Here subclasses, that is one Chilopoda, example centipedes. Second one is Diplopoda, example is millipede. क्लास इंसेक्टा में आता है इंसेक्ट्स। तो आप इसमें से क्लास का नाम, उसका एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। तो आपको इजी करने के लिए मैं क्लासेस का नाम, उसका एग्जाम्पल इमेजेस के साथ दिखाया हूँ। चलो देखेंगे फिर एक बार अपन। ये है क्लास ट्राइलोबाइटा, एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये उसका इमेज है। इमेज के साथ पढ़े तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद क्लास अनिकोफोरा, इसका एग्जाम्पल है पेरिपैटस, इसे हम वेलवेट वार्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्लास क्रस्टेसिया है, इसमें आता है प्रॉन्स, क्रब्स, लोबस्टर्स, वुडलाउस एटसेट्रा। उसके बाद क्लास अराकनिडा, क्लास अराकनिडा में आता है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स। अभी हम देखेंगे क्लास मीरियोपोडा। क्लास मीरियोपोडा इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, दैट इज वन चिलोपोडा एंड अनदर वन इज डिप्लोपोडा। चिलोपोडा के लिए एग्जाम्पल है सेंटीपेड्स, डिप्लोपोडा के लिए एग्जाम्पल है मिलीपेड्स। ये सब कुछ इमेजेस आप लोग देखे हैं, लेकिन इसका नाम सेंटीपेड है, इसका नाम मिलीपेड्स है बोल के पता नहीं था ना। इसीलिए इमेज को देखने के बाद अपने को ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अभी देखेंगे हम क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में डिफरेंट इंसेक्ट्स आता है, बीटल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ग्रासहोपर, ड्रैगन फ्लाई एटसेट्रा। इसके बारे में तो हम इन डिटेल्स में देखने वाला है आगे आने वाला स्लाइड में। तो अभी अपन जितना पढ़े उसमें से क्वेश्चन कैसा हो सकता है आपके लिए। प्रॉन्स बिलोंग टू द क्लास, कौन सा क्लास को बिलोंग्स करते हैं प्रॉन्स, बोलो। इट्स बिलोंग टू द क्लास क्रस्टेशियन। एग्जाम्पल फॉर क्लास अराकनिडा। अराकनिडा में क्या क्या आता है, स्पाइडर आता क्या, स्कॉर्पियन आता क्या, टिक्स आता क्या, माइट्स आता क्या, यस, ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स अराकनिडा में इंक्लूड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज विदाउट अंटेना। तो इसका आंसर है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, अराकनिडा। अभी देखेंगे अपन डिटेल्स अबाउट क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ए फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड क्लासेस था ना, टोकामी क्लासेस बोला था मैं, टोकामी लास्ट में आई है ना इंसेक्टा। तो इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सी दिस इज द लार्जेस्ट क्लास। इंसेक्ट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं, मगर एक्सेप्शंस भी है कि वाटर में भी रह सकता है aquatic insects. The body of the insect is divided into three regions, that is head, thorax and abdomen. Head is
6 segmented, thorax is 3 segmented, abdomen is 9 to 11 segmented. ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स में ए पेयर ऑफ कॉम्पाउंडाइज है एंड ए पेयर ऑफ अंटेना भी होता है। इंसेक्ट्स में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, इसीलिए हम इसे हेक्सोपोडा बोले हैं। इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू ट्राकिया, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इधर दिख रहे हैं ना, ये स्पाइरकिल्स है। स्पाइरकिल्स इनसाइड इनसाइड कनेक्ट होता है ट्राकिया के साथ। इंसेक्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड होता है नाइन्थ abdominal सेगमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड होता है ऑन 8th and 9th abdominal सेगमेंट के ऊपर। अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय एमिनेंट इंसेक्ट टैक्सोनॉमिस्ट A.D. इम्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्लास इंसेक्टा में टोटल 29 ऑर्डर्स हैं। इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ विंग्स। विंग्स को कंसिडर करते हुए ही ये क्लास इंसेक्टा को 29 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया है। अभी देखो, एक क्लास इंसेक्टा है। क्लास इंसेक्टा इज divided into subclass 1 Aterygota, mean insects without wings. Subclass 2 Pterygota means insects with wings. तो subclass 2 Pterygota is again divided into division 1, that is Exopterygota, and division 2 Endopterygota. फिर एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा का मतलब क्या है? एक्सोप्टेरिगोटा मतलब इंसेक्ट का विंग्स आउटसाइड रहता है ना, तो सभी के इंसेक्ट में तो हम अभी तक देखे हैं आउटसाइड ही होते हैं। एंडोप्टेरिगोटा मतलब इंसेक्ट का विंग इनसाइड होते क्या है? वो था, इंसेक्ट का विंग इनसाइड होता है क्या? नहीं, एक्चुअली इमेच्योर स्टेज में हम ऑब्जर्व किया तो हमको एक्सोप्टेरिगोटा इंसेक्ट ऑर्डर में विंग बर्ड आउटसाइड अपीयर होता है, लेकिन इन एंडोप्टेरिगोटा इंसेक्ट ऑर्डर में इमेच्योर स्टेज में विंग बर्ड आउटसाइड अपीयर नहीं होता है, इसीलिए हम इसे एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर बोल के नाम दिया है। अभी देखेंगे अपन क्लास इंसेक्टा का 29 ऑर्डर्स। सब क्लास 1 एटेरिगोटा, इसमें टोटली 4 ऑर्डर है, दैट इज TDPC। इसके लिए कोड है TDPC, थाइजन्यूरा, डाइप्लूरा, प्रोच्यूरा एंड कोलम्बोला। Subclass 2 Pterygota is divided into division 1, that is Exopterygota. Exopterygota का ऑलरेडी मतलब बता दिया हूँ। डिवीजन 2 Endopterygota, Endopterygota का भी मतलब बता दिया हूँ। तो अभी देखेंगे हम Exopterygota का 16 ऑर्डर्स, दैट इज OE, PG, GP, MS, पेड, ऑडिट। ये हो गया 16 एक्सोप्टेरिगोट ऑर्डर्स। ओ इंडिकेट करता है ओडोनाटा, ई एफिमेरोप्टेरा, पी प्लेकोप्टेरा, जी ग्रिलोब्लाटोडिया, जेड जोरोप्टेरा, पी सोकोप्टेरा, एम मल्लोफैगा, एस साइफांकुलाटा, पी क्वास्मिडा, ई एम्बायोप्टेरा, डी डर्मोप्टेरा। ऑडिट ओ ऑर्थोप्टेरा, डी डिक्टियोप्टेरा, आई आइसोप्टेरा, टी थाइजोनोप्टेरा, एच हेमिप्टेरा। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। ये 2 स्टूडेंट्स है, MSc का स्टूडेंट्स है, ये इसको बोल रहा है कि ओई PG का GP मास्टर स्टूडेंट के लिए स्ट्रांग पेड़ के जैसा होता है।
तो उसको ऐड कर लो यार अच्छे से पढ़ाई करके, वैसा बोल रहा है। ओई एमएससी का जीपी, ओई पीजी का जीपी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए पेड़ के जैसा होता है, उसे ऐड कर लो, ऑडिट। अभी देखेंगे हम एंडोप्टेरिगोटा ऑर्डर्स, LHCD SMS टन। L इंडिकेट करता है लेपिडोप्टेरा, H इंडिकेट करता है हाइमेनोप्टेरा, C इंडिकेट करता है कोलियोप्टेरा, D इंडिकेट करता है डिप्टेरा, S साइफनोप्टेरा, M मेकोप्टेरा, S स्ट्रेप्सिप्टेरा, T ट्राइकोप्टेरा, N न्यूरोप्टेरा। इसके लिए भी आपको एक लॉजिक बताता हूँ मैं। आपका मोबाइल का नाम है LHCD, इसको SMS आया तो कैसा बोलेंगे, टन बोल के बोलता है ना, तो वही बोला हूँ LHCD SMS टन। वैसा लॉजिक बताने के लिए एक रीजन है, वो आगे आने वाले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली अबाउट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम आगे चल के एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ क्लैरिटी के लिए हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंज इन फॉर्म is known as metamorphosis. Egg is hatched into larva. Larva is molted into pupa. Pupa is differentiated into adult. Adult reproduce eggs. अभी देखो, ये एक adult है, adult नहीं तो ये eggs है। eggs क्या होता है? hatch होके लार्वा देता है, लार्वा मोल्ट होके प्यूपा देता है, प्यूपा डिफ्रेंसिएशन होके अडल्ट देता है। अडल्ट क्या करता है? रिप्रोड्यूस करेगा एग्स को। तो इसका फॉर्म, इसका फॉर्म, इसका फॉर्म, इसका फॉर्म चेंज है कि नहीं है? इंसेक्ट को ग्रोथ करने के लिए वैसा चेंज करना कंपलसरी है। वही तो बोला हूँ, चेंज इन फॉर्म इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो अभी देखेंगे हम ए मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस मतलब देर इज नो चेंज इन फॉर्म। अभी देखो, ये इमेच्योर सिल्वर फिश है, ये मेच्योर सिल्वर फिश है, इसका फॉर्म में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे इसको ए मेटामॉर्फोसिस। अभी देखेंगे हम हेमी मेटामॉर्फोसिस। अभी देखो, इसमें ये एग्स हैं, एग्स से निम्फ आया, निम्फ से अडल्ट आया, तो इसमें प्यूपल स्टेज है क्या? नहीं है। कितना स्टेजेस है? ओनली 3, 1 2 3। Hemimetamorphosis or hemimetabola insect have only 3 life stages, that is egg, nymph and adult. There is no pupal stage, that's why we called it as incomplete metamorphosis. इसमें इमेच्योर स्टेज को हम बुलाएंगे निम्फ। अभी देखेंगे हम होलो मेटामॉर्फोसिस। होलो मेटामॉर्फोसिस में देखो कितना स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है ना, प्यूपल स्टेज है ना, इसीलिए हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं इसको। होलो मेटाबॉलस इंसेक्ट का इमेच्योर स्टेज को हम बोलेंगे लार्वे। हियर इमेच्योर स्टेज ऑफ हेमी मेटाबॉलस इंसेक्ट को क्या बोले? इट इज ए निम्फ। अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन रेड कॉटन बग, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन हनी बी, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन सिल्वर फिश। तो अभी देखेंगे हम आंसर इसका। रेड कॉटन बग में हेमी मेटामॉर्फोसिस होता है, हनी बीस में होलो मेटामॉर्फोसिस होता है, सिल्वर फिश में नो मेटामॉर्फोसिस होता है। अभी तो हम ये खाली 3 इंसेक्ट के लिए आंसर को रट्टा मार लेंगे, लेकिन टोटल 29 ऑर्डर्स को याद रखने के लिए कैसा करेंगे? ये तो दिमाग खराब करने वाला काम हो गया ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप टेंशन लेने का। इसके लिए भी आपके लिए मैं एक लॉजिक बनाया हूँ। आपको ऑलरेडी बोला हूँ मैं, क्लास इंसेक्टा इज
divided into subclass 1 Aterygota and subclass 2 Terygota. Aterygota में टोटल कितना ऑर्डर्स है? 4 ऑर्डर है, दैट इज TDPC. इस चारों ऑर्डर में ए मेटामॉर्फोसिस होता है, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्म इन दी एटेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर्स. इसीलिए आप TDPC बोल के कोड याद रखो, उसके साथ साथ ए मेटामॉर्फोसिस बोल के याद रखो. एट द सेम टाइम आपको बोला हूं टेरिगोटा subclass is divided into division 1 Exopterygota and division 2 Endopterygota. तो डिवीजन 1 Exopterygota में टोटली 16 ऑर्डर्स है, दैट इज OE, PG, GP, MS, पेड, ऑडिट. तो इस 16 ऑर्डर्स में हेमी मेटामॉर्फोसिस होता है. तो आप ये कोड याद रखो, OE, PG, GP, MS, पेड, ऑडिट. उसके साथ साथ याद रखो हेमी मेटामॉर्फोसिस. देखे है ना, एक कोड का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है ना. ये कोड याद है तो हम इस सभी का आंसर हेमी मेटामॉर्फोसिस कर सकते हैं. अभी देखेंगे हम एंडोप्टेरिगोट ऑर्डर, दैट इज LHCD SMS 10. इस 9 ऑर्डर में, इस सभी 9 ऑर्डर में होलो मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीटली चेंज इन फॉर्म होता है. तो आप यहाँ याद रखो LHCD SMS 10 के साथ होलो मेटामॉर्फोसिस. अभी हम देखेंगे क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर्स, दैट इज एक्सोप्टेरिगोटा, एंडोप्टेरिगोटा एंड एटेरिगोटा ऑर्डर्स विथ एग्जांपल एंड इमेजेस के साथ. यहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्डर का नाम देके उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, नहीं तो एग्जाम्पल देके उसका ऑर्डर का नाम बताओ बोल के पूछ सकता है. तो हम पहले देखेंगे अभी क्लास इंसेक्टस एटेरिगोट ऑर्डर्स. एटेरिगोट ऑर्डर्स कितना है? 4 है. एटेरिगोट ऑर्डर्स कौन सा? TDPC. इसमें मेटामॉर्फोसिस होता क्या? नहीं होता है, नो मेटामॉर्फोसिस. ये है पहला T इंडिकेट थाइजन्यूरा, उसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश एंड फायरब्राट्स. इस इंसेक्ट को आप देखे नहीं क्या? बुक में से और कपड़ा में से निकल के उधर इधर भागता रहता है, लेकिन आप इमेजेस को नहीं देखे उसके नाम के साथ, इसीलिए आप लोगों को एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट हार्ड लगता है. अभी देखो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बुक लेके पढ़े तो भी आपको समझ में आ जाने लगेगा एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट. उसके बाद D इंडिकेट्स, TDPC है ना, D इंडिकेट्स डाइप्लूरान ऑर्डर. इसका एग्जाम्पल होता है डाइप्लूरान्स और जापिजिड्स. उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोचुरा. एग्जाम्पल है प्रोचुरान्स और टेल्सेंटाइल. दिस insect orders without eyes and antenna, hence we call them blind insect भी बोल सकते हैं हम इसे. इसके पहले आपको मैं बता चुका हूँ क्लास का नाम. एक क्लास है विदाउट एंटेना, दैट इज अराक्निडा. यहाँ पे बता रहा हूँ ये इंसेक्ट का ऑर्डर है विदाउट एंटेना इज प्रोचुरा. वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इट. अभी देखेंगे हम कोलम्बोला. कोलम्बोला में आता है एग्जाम्पल स्प्रिंग टेल और स्नोफ्लिया. अभी हम देख लिया है एटेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर. अभी हम देखेंगे एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स ऑर्डर, दैट इज OE, PG, GP, MS, पेड, ऑडिट एंड एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर्स LHCD SMS 10. तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर्स, दैट इज OE, PG, GP, MS, पेड, ऑडिट. ये ग्रीन से मार्क क्यों किया बोले तो आप लोग ये सब कुछ नहीं याद किया तो मिनिमम ये तो पक्का याद करना पड़ेगा. दिस आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स. OE, O indicates Odonata, example dragonfly and damselfly. E indicate Ephemeroptera, example mayfly.
P indicate Plecoptera, example stonefly. Grylloblattoidea, rock crawler, example. Zoroptera, example Zoropterans. This is the smallest insect order. Which is the smallest insects order? It is the Zoroptera. Next, Socoptera, example है book lice और sockids. Mallophaga, एग्जाम्पल है बर्ड लाइस. हेंस का लाइस होता है ना, जैसा ह्यूमन का लाइस होता है, ये है मल्लोफागा का एग्जाम्पल. उसके बाद साइफांकुलाटा हेड लाउस, ह्यूमन बीइंग का हेड्स में होता है ना. उसके बाद है फास्मिडा, इसमें आता है एग्जाम्पल स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट. उसके बाद ऑर्डर है अम्बायोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है वेब स्पिनर. उसके बाद ऑर्डर है डर्मोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है एयरविग्स. इस इंसेक्ट को नहीं देखे क्या आप? देखे हैं, ये उधर से इधर भागता रहता है ना. अभी देखो ग्रीन वाला ऑर्डर्स आ गए हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है. ऑर्थोप्टेरा एग्जाम्पल है ग्रासहॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट एंड मोल क्रिकेट. अभी देखेंगे हम डिक्टियोप्टेरा. डिक्टियोप्टेरा में आता है कॉकरोच एंड मैंटिड्स. नेक्स्ट ऑर्डर इज टर्माइट्स. नेक्स्ट ऑर्डर इज आइसोप्टेरा, एग्जाम्पल इज टर्माइट. नेक्स्ट ऑर्डर इज थाइजोनोप्टेरा, एग्जाम्पल इज थ्रिप्स. नेक्स्ट ऑर्डर इज हेमिप्टेरा, which is again divided into homoptera and heteroptera. Heteroptera means wings look divided. Heteroptera, hetero mean not alike. इधर देखो विंग्स मेम्ब्रेनस है, इधर समवाट थिक है. तो हेटेरोप्टेरा में आता है एग्जाम्पल बग्स. होमोप्टेरा में आता है एग्जाम्पल लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, व्हाइट फ्लाइज, मीली बग्स, सिकाडास, एफिड्स एटसेट्रा, स्केल इंसेक्ट्स. अभी हम देखेंगे एंडोप्टेरिगोट ऑर्डर्स, दैट इज LHCD, SMS, टन. LHCD ग्रीन मार्किंग किया हूँ, क्यों बोले तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है. L इंडिकेट लेपिडोप्टेरा. लेपिडोप्टेरा में आता है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज. उसके बाद H इंडिकेट करता है हाइमनोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है हनीबीस, बम्बलबीस, वैस्प एटसेट्रा. नेक्स्ट ऑर्डर इज कोलियोप्टेरन ऑर्डर, इसका एग्जाम्पल है बीटल्स एंड वीविल्स. दिस इज द बीटल एंड दिस इज द बीटल, दिस इज द ग्रब ऑफ बीटल. So this is the Coleoptera is the largest insect order है. Which is the largest insect order बोल के क्वेश्चन होगा आपके लिए. तो Coleoptera is the largest insect order. इस ऑर्डर का एक फैमिली है कर्कुलियोनिडे, उसमें वीविल्स आता है. इट इज द लार्जेस्ट फैमिली होता है. उसके बाद देखेंगे हम डिप्टेरा. डिप्टेरा में आता है हाउस फ्लाई एंड मस्किटो. उसके बाद ऑर्डर आता है स्ट्रिप्सिप्टेरा, एग्जाम्पल है स्टाइलोपिड्स. उसके बाद ऑर्डर आता है मेकोप्टेरा, उसका एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन फ्लाई. नेक्स्ट ऑर्डर है साइफोनोप्टेरा, एग्जाम्पल है फ्ली. द मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय फ्ली इज प्लेग caused by the bacteria Yersinia pestis. So flea is the vector of plague disease and murine typhus. Next order is Trichoptera, example is caddisfly. Next order is Neuroptera, example is antlion and lacewings. ये तो हो गया लेक्चर कंप्लीट. आप लोग इमेज के साथ ऑर्डर का नाम और एग्जाम्पल याद रखो. तो इधर 2-3 क्वेश्चन दिया हूँ, उसको अटेम्प्ट करो. नेम ऑफ द क्लास विदाउट एंटेना.
नेम ऑफ द इंसेक्ट ऑर्डर विदाउट अंटेना, सेकंड लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? इसका आंसर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अपना बुक है, जो इमेजेस लिया हूँ वही बुक से लिया हूँ। इस बुक में एवरीथिंग विल बी गिवन इन दी कलर्ड इमेज फॉर्म, सभी कलर्ड इमेज फॉर्म से दिया है इस बुक में। आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो थैंक यू। आप लोगों को ये इंसेक्ट ऑर्डर्स विथ एग्जाम्पल एंड इमेजेस के साथ याद है तो आगे आने वाला सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाने लगेगा। आप लोगों को कोई पढ़ाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखो और इसमें परफेक्शन करो। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है, फाइलोजेनी क्या होता है एंड फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। एट द सेम टाइम पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली लिनेयस एंड अदर साइंटिस्ट लोग ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल ट्रेड्स, ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पब्लिश करने के बाद साइंटिस्ट लोग मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ही फाइलोजेनी को भी कंसिडर करने लगे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। यही हमें बताता है कि टैक्सोनॉमी क्या है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जनरली टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स दो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंसेस भी है। वो डिफरेंसेस क्या है हम अभी देखेंगे। तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स by considering their morphological characters only is known as taxonomy. Then what is systematics? Classification of organisms by considering their morphology as well as phylogeny is the systematics. समझ में आया क्या? टैक्सोनॉमी में हम खाली ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फाइलोजेनी दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी कंसिडर करते ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि टैक्सोनॉमी समवॉट इजी टास्क है, लेकिन सिस्टमैटिक्स एक डिफिकल्ट टास्क है। सिस्टमैटिक्स इट इज ए ब्रॉड टर्म, क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी एज वेल एज फाइलोजेनी। मैं आप लोगों को बोला था सिस्टमैटिक्स एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसीलिए अभी तक बहुत कम ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ सिस्टमैटिक्स तक डिस्क्राइब हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनेटिक्स। अभी देखो, ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है, उसे एक स्पीसीज निकल के आया है, ये एक रीसेंट स्पीसीज। ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर से ये स्पीसीज को निकल के आने के लिए कितना टाइम लगा है। एट द सेम टाइम ये एंसेस्टर से ये स्पीसीज का स्टेट आने के लिए क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, ये हिस्ट्री होता है फाइलोजेनी। वही तो बोला, फाइलोजेनी इज द
evolutionary history of a species or group of organism. Then what is phylogenetics? अभी देखो, एक ऑर्गेनिजम्स है, एक ऑर्गेनिजम्स है, इस दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना पड़ता है, इसे हम फाइलोजेनेटिक्स बोलेंगे। फाइलोजेनेटिक्स is the systematic study of organisms relationship based on evolutionary similarities and differences. तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनी इज द फाइलोजेनेटिक ट्री। हम फाइलोजेनेटिक ट्री को डेंड्रोग्राम भी बोल सकते हैं। मोर प्रिसाइजली, dendrogram is a generic term. It is a broad term. It is applicable to all type of phylogenetic trees such as phenogram, cladogram and phylogram. तो हमें फाइलोजेनेटिक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें फाइलोजेनेटिक ट्री इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। किसका बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? ये हमें ग्रुप और सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ग्रुप और सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट करता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए कौन सा डाटा का जरूरत होता है? ट्रेडिशनली तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए फाइलोजेनेटिक ट्री बना देते थे, लेकिन आज हम लोगों को मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, एनाटॉमिकल, मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल, फॉसिल कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखना पड़ता है फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे एक फाइलोजेनेटिक ट्री में कौन सा पार्ट होता है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में रूट होता है, नोड होता है, ब्रांचेस होते हैं, क्लेड होते हैं, आउटग्रुप होता है। तो ये क्या है हम अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। रूट, यहाँ पे देखो रूट दिख रहा है ना आपको। रूट it indicate the initial common ancestor of all the organism। ये एक इनिशियल कॉमन ancestor है ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन व्हाट इज नोड? नोड भी एक ancestor है, लेकिन इट इज अ सब्सिक्वेंट हाइपोथेटिकल ancestor। यहाँ पे नोड दिख रहा है ना, सब्सिक्वेंट हाइपोथेटिकल ancestor है। इट इज a point where a group of organism divides into further different group। See here it is divided into another group, one group and another group। ये हो गया नोड। तो ब्रांचेस क्या होता है? आप लोगों को दिख रहा होगा एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच। द लाइन्स विद इन द ट्री आर नोन एज ब्रांचेस। तो ब्रांचेस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रांचेस हमें रिप्रेजेंट करता है descent and ancestral relationship। that is descent and ancestral relationship को बताने वाला चीज ही ब्रांचेस होता है। अभी देखो एक descent है, ये ancestor से निकल के आया बोल के हमें पता चलता है ब्रांचेस के द्वारा। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस स्केल। डिस्टेंस स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस स्केल रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज के बीच में कितना डिफरेंस है। डिस्टेंस स्केल विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीसीज। फॉर एग्जांपल 0.1 डिस्टेंस स्केल है, मतलब इसका मतलब होता है 10% डिफरेंसेस है बिटवीन टू स्पीसीज। अब ये स्पीसीज और 20 स्पीसीज के बीच में 0.1 डिस्टेंस स्केल है, मतलब इसका इस दोनों स्पीसीज का बीच में 10% डिफरेंसेस है।
उसके बाद हम देखेंगे ब्रांच लेंथ। ये एक ब्रांच है, इसका लेंथ देखो ज़्यादा दिख रहा है, एक ब्रांच है इसका लेंथ कम दिख रहा है। तो ब्रांच लेंथ हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चेंजेस that have occurred in that branch. If branch length greater the branch length, it indicate more the genetic changes have occurred. Lesser the branch length, it indicate lesser the genetic changes occurred in that species. अभी हम देखेंगे अनस्केल ट्री क्या होता है, स्केल ट्री क्या होता है। ये एक अनस्केल ट्री है, ये एक स्केल ट्री है। तो branch length are not proportional to the number of changes. When branch length is not proportional to the number of changes, then we called it as unscaled tree. That's why all organisms are placed here at the tip of phylogenetic tree. क्यों बोले तो इसमें ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल नहीं है नंबर ऑफ चेंजेस के साथ। स्केल ट्री क्या होता है? When branch length are proportional to the number of changes occur on that branch is known as scale tree. अभी देखो एक स्केल ट्री है, इसीलिए इसमें ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल टू दी चेंजेस होने के कारण हम डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्लेस किए हैं। क्लेड क्या होता है? अभी देखो क्लेड होता है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ए common ancestor and all of its descendant. Clade, it is a group of organism that includes the most common ancestor and all of its member or descendant is the clade. आउटग्रुप क्या होता है? ये देखो आउटग्रुप है, मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे आउटग्रुप। तो आउटग्रुप का फंक्शन क्या होता है? आउटग्रुप एक रेफरेंस पॉइंट, एक कंपैरिजन पॉइंट के जैसा काम में आता है इन ग्रुप का ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये इन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, इसे हम आउटग्रुप से कंपेयर करते हुए डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। एक तो है फिनोग्राम, क्लाडोग्राम एंड फाइलोग्राम। पहले हम देखेंगे फिनोग्राम के बारे में। Diagrammatically representation of phenetic classification is the phenogram. एक फिनोग्राम है। फिनोग्राम एक अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है विच इज जनरली बेस्ड ऑन फिजिकल सिमिलरिटी। फिजिकल सिमिलरिटी को बेसिस करते हुए हम फिनोग्राम बना सकते। अभी देखो ये ऑर्गेनिज्म 3, 5 एंड 6 के बीच में फिनेटिक सिमिलरिटी 90% है, वैसे हम फिनोग्राम को फिजिकल सिमिलरिटीज को देखते हुए बनाएंगे। तो इसमें हम बोले हैं अनस्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है बोल के बोले हैं। इसका मतलब होता है कि इन विच ब्रांच लेंथ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू दी इवोल्यूशनरी चेंजेस। इसीलिए देखो सभी ऑर्गेनिज्म एट द टिप ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री में प्लेस हुए हैं। Then what is cladogram? Diagrammatically representation of cladistic classification is the cladogram. ये भी एक unscaled phylogenetic tree है which is generally based on the evolutionary relationship, that is recency of descent from a common ancestor. हम क्लाडोग्राम को भी अनस्केल्ड ट्री बोले हैं, क्यों बोले तो in which branch length also not proportional to the evolutionary changes. That's why all the organisms see here placed at the tip of the phylogenetic tree. अभी देखेंगे हम फाइलोग्राम। एक फाइलोग्राम है, एक फाइलोग्राम है। Diagrammatically representation of phylogenetic tree is the phylogram. फाइलोग्राम एक स्केल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री है।
It is actually based on the evolutionary relationship, and it includes rate and time of evolution also. That's why we are calling it as scaled phylogenetic tree. तो थैंक यू, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे different terms related to the phylogenetic tree such as plesiomorphy, epomorphy, synplesiomorphy, synepomorphy, homology, divergent evolution, analogy and convergent evolution. वेलकम यू ऑल। आज हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे different terms related to the phylogenetic tree such as plesiomorphy, epomorphy, synplesiomorphy, synepomorphy, homology, divergent evolution, analogy and convergent evolution। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हाइपोथेसिस क्या होता है एंड हाइपोथेटिकल एंसेस्टर क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाइपोथेसिस का मीन होता है इमेजिन करना और अज्यूम करना। देयरफॉर hypothetical ancestor is assumed ancestor or imagined ancestor। तो hypothetical ancestor क्या होता है आप लोगों को मैं इस इमेज के द्वारा बताना चाहता हूं। आप है, आपका फादर है, आपका ग्रैंडफादर है। आपका ग्रैंडफादर कैसा है आप लोगों को पता था। आपका ग्रेट ग्रैंडफादर कैसा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता था। लेकिन आपका ग्रेट ग्रैंडफादर का फादर कैसा है आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है। तो उसे ही हम मानेंगे हाइपोथेटिकल एंसेस्टर। इसे हमें पता चलता है कि हाइपोथेटिकल एंसेस्टर का कैरेक्टर हाउ हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर का कैरेक्टर ऑलमोस्ट ऑल सेम हो सकता है, 90% सेम हो सकता है। वही चीज हम इस इमेज में एक बार समझेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है। इसमें से पहले निकल के आया ऑर्गेनिजम्स और पहले इवॉल्व हुआ ऑर्गेनिजम्स है प्रोजीमियंस। तो इसे हमें पता चलता है कि हाइपोथेटिकल एंसेस्टर का कैरेक्टर और प्रोजीमियंस का कैरेक्टर ऑलमोस्ट ऑल 90% सेम हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फाइलोजेनेटिक ट्री। उसमें से पहले वाला है प्लीजियोमॉर्फी। आपके लिए मैं यहाँ एक कोड दिया हूँ। सिन मतलब सेवरल, प्लीजियो मतलब पुराना वाला कैरेक्टर, एफओ मतलब नए आए वाले कैरेक्टर्स। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेंगे प्लीजियोमॉर्फी के बारे में। एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है, एक रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट है। ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर में वन पेयर ऑफ लेग्स था एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स था। जैसे कैरेक्टर्स इस रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट में भी है ना, तो वही हमें प्लीजियोमॉर्फी बताता है कि प्रेजेंस ऑफ ancestral character in the descendant is the plesiomorphy। अभी देखेंगे हम एफोमॉर्फी। अभी देखो, ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है।
ए रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट है। ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर में क्लास थे, लेकिन इस रिसेंटली इवॉल्व्ड डिसेंडेंट में नेल्स है। तो इसे हमें पता चलता है कि इस डिसेंडेंट में नया कैरेक्टर डेवलप हुआ है। तो वही अपोमॉर्फी बताता है कि development of new character state in the descendant is the apomorphy। अभी देखेंगे हम सिनप्लिजियोमॉर्फी। सिन मतलब इन सेवरल, प्लिजियोमॉर्फी मतलब पुराना वाले कैरेक्टर, पुराने वाला कैरेक्टर्स इन सेवरल डिसेंडेंट इज द सिम्प्लिजियोमॉर्फी। अभी देखो, ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर था, इसमें वन पेयर ऑफ लेग एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स है। यहाँ पे देखो सेवरल डिसेंडेंट है, इसमें भी वन पेयर ऑफ लेग्स एंड वन पेयर ऑफ हैंड्स है ना। तो वही हमें सिंप्लिजियोमॉर्फी बताता है कि प्रेजेंस ऑफ ancestral character state in several descendant is the symplegomorphy, or ancestral character state is shared by several descendant is the symplegomorphy। अभी हम देखेंगे सिन एपोमॉर्फी। सिन मतलब इन सेवरल, एपोमॉर्फी में नया वाला कैरेक्टर। अभी देखो, ये सेवरल ऑर्गेनिजम्स है, इसमें नया वाला कैरेक्टर है हेयर्स, लेकिन ये कैरेक्टर हेयर कैरेक्टर नहीं था हाइपोथेटिकल एंसेस्टर में। तो वही हमें सिन एपोमॉर्फी बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर स्टेट इन सेवरल डिसेंडेंट इज द सिन एपोमॉर्फी, और new developed character state is shared by several descendant is the synapomorphy। ये हो गया synapomorphy। अभी हम देखेंगे अटोपोमॉर्फी। इस फाइलोजेनेटिक ट्री को देखो, इसमें खाली एक ही ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग बात कर सकते हैं। ये दूसरे वाला बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो अटोपोमॉर्फी वही बताता है कि distinctive derived traits in a given taxa is the autapomorphy। अभी हम देखेंगे होमोलॉजी। पहले आप लोगों को मैं इस इमेज के साथ कनेक्ट करने के लिए देखता हूं। ये है सेवरल ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गन्स, दैट इज फोर लिम्ब। इस ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखो, सभी का स्ट्रक्चर सेम है। सभी में ह्यूमरस है, रेडियस एंड ऑल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पस है, फालेंजिस भी है। लेकिन इस सभी स्ट्रक्चर का डिफरेंट डिफरेंट काम है। देखो यहाँ पे फ्लिपर्स ऑफ सील पर स्विमिंग के लिए काम में आता है, विंग्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग के लिए काम में आता है, फोर लिम्स ऑफ द हॉर्स रनिंग के लिए काम में आता है, ह्यूमन आर्म्स ग्रास्पिंग के लिए काम में आता है। तो वही हमें होमोलॉजी बताता है कि when organisms are structurally same but functionally different, this condition is known as homology। It is due to common ancestry or divergent evolution। common ancestry होने के कारण सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने के कारण डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है हम एक बार देख लेंगे। when descendant of same ancestors become more different due to their adaptation to different environment is the divergent evolution। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण न्यू स्पीसीज फॉर्म होता है, स्पीसिएशन अकर होता है। अभी हम देखेंगे एनालॉजी। ये एक इंसेक्ट है,
इंसेक्ट का विंग का स्ट्रक्चर देखो, एक बर्ड है, ये बर्ड का विंग स्ट्रक्चर देखो, ये बैट का विंग है, इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस सभी विंग्स का स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन इस सभी विंग का फंक्शन एक ही है, वही फ्लाइंग करना। तो वही हमें अनालॉजी बताता है कि when organisms are structurally different but functionally same, this condition is known as analogy. It is due to convergent evolution. तो convergent evolution क्या होता है हम देखेंगे अभी। When descendant of different ancestors become more similar due to their adaptation to the same environment is the convergent evolution. तो अभी हम देखेंगे होमोप्लासी क्या होता है। होमोप्लासी इक्वल टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही है। होमोप्लासी इज इक्वल टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मैं आपको होमोप्लासी क्या है एक बार पढ़ के बताता हूँ। When two or more species developing same characters, though those are from different ancestor, this condition is known as homoplasy. Thank you. मुझे लगता है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी फाइलोजेनेटिक ट्री आप लोगों को समझ में आया। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच हैज मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। थैंक यू। वेलकम यू ऑल। आज हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे different groups of organisms such as monophyletic group, paraphyletic group and polyphyletic group। तो हम पहले देखेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे देखो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है एंड एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है। हम यहाँ पे एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर के ऊपर न फोकस करते हुए एक ग्रुप बनाएंगे। वैसा ग्रुप को ही बोलेंगे हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप। दैट इज व्हेन ए ग्रुप कंटेन सिंगल कॉमन एंसेस्टर and all of its descendants, such group is known as monophyletic group। हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाने के टाइम पे एंसेस्ट्रल एंड डिसेंडेंट रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस देने के कारण एट द सेम टाइम ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस न देने के कारण हम बर्ड्स को रेप्टिलिया ग्रुप में रखा है। अभी हम देखेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। यहाँ पे देखो एक कॉमन एंसेस्टर है एंड एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है। हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए एक ग्रुप से बर्ड को निकाल के रिमेनिंग डिसेंडेंट एंड एंसेस्टर को मिला के एक ग्रुप फॉर्म किया है। वैसा ग्रुप को ही हम बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। दैट इज व्हेन ए ग्रुप कंटेन्स ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर एंड सम but not all of its descendants, such group is known as paraphyletic group। हम पैराफाइलेटिक ग्रुप फॉर्म करने के टाइम पे ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस देने के कारण हमें पता चला है कि बर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिराइव्ड कैरेक्टर्स है। एट द सेम टाइम बर्ड्स दूसरे रेप्टिलिया से दिखने में भी डिफरेंट दिखता है, इसीलिए हम इसे रेप्टिलिया ग्रुप से निकाल के डिफरेंट ग्रुप दैट इज एव्स ग्रुप में रखा है।
अभी हम देखेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। यहाँ पे देखो, एक ऑर्गेनिज्म है बर्ड, अनदर ऑर्गेनिज्म है बैट। तो बैट का अनसेस्टर भी दूसरा है, एट द सेम टाइम बर्ड का अनसेस्टर भी डिफरेंट है, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण एंड ये दोनों भी फ्लाइंग वर्टिब्रेट होने के कारण हम इसे एक ग्रुप में रखेंगे, नहीं तो हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे। सच ग्रुप को ही हम बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। दैट इज when a group contains different convergent descendants of different ancestor is known as polyphyletic group. That is, when a group contains different convergent descendants of different ancestor is the polyphyletic group. Thank you. In the next session we will discuss about three schools of classification, that is phonetic system of classification, cladistic system of classification, and evolutionary system of classification. Thank you. Welcome you all. अभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे थ्री स्कूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज वन phonetic system of classification, cladistic system of classification, and evolutionary system of classification. आप लोग एक बार ये इमेज को देखो, इसमें है पीटर स्नीथ एंड रॉबर्ट सोकल। दे आर द प्रोपोनेंट ऑफ phonetic system of classification. See here Willi Henning, he is the proponent of cladistic system of classification. तो चलो फिर हम देखेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिविजुअली। तो पहले हम देखेंगे phonetic system of classification को। Classification of the organisms by considering physical similarities is known as phonetic system of classification. Major proponent of phonetic system of classification are Peter Sneeth and रॉबर्ट सोकल। फिनेटिस्ट लोग कभी भी इवोल्यूशनरी रिलेशंस के जिक्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि हम लोग कभी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सच में और सही में नहीं पहचान पाएंगे। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिनोग्राम। यहाँ पे देखो ये फिनोग्राम है। Phenogram, it is a diagram constructed on the basis of numerical analysis of phonetic data. That is, a character present है, a character absent है, like that. Hence, we also called as phonetic system of classification has numerical system of classification or taximetric. This classification system considers plesiomorphy and sympplesiomorphy to construct phenogram. That is, it considers ancestral characters to construct a phenogram. लेकिन हम इस सिस्टम को मॉडर्न सिस्टमैटिक्स में रेयरली यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स by considering their evolutionary relationship, that is a recency of descent from a common ancestor is known as cladistic system of classification. यहाँ पे एक बार आप इमेज में देखो, ये एक ancestor है, ये ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट है। हम एक ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट और ancestor को मिला के एक ग्रुप फॉर्म करके उसे क्लासिफाई कर दिए, तो उसे ही हम बोलेंगे क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्लाडोग्राम। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्लाडोग्राम। यहाँ पे देखो एक क्लाडोग्राम, क्लाडोग्राम ये है।
This classification system considers apomorphy and synapomorphy, that is derived character or new characters to construct cladogram. Cladistic system, it was proposed by Willi Henning in 1950. This is the system, it is most commonly used in the modern systematics. लेकिन इस सिस्टम में हम खाली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन रेट एंड टाइम ऑफ इवोल्यूशन को इग्नोर करते हैं। तो ये एक क्लाडिस्टिक सिस्टम का ड्रॉबैक है। इसके कारण ही देखो, ये बर्ड्स है ना, हम बर्ड्स को क्लास रेप्टेलिया में रखा है। एक्चुअली इसे तो हम क्लास एउस में रखने का था, लेकिन एक क्लाडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक होने के कारण हम बर्ड्स को रेप्टिलिया क्लास में रखा है। तो अभी हम देखेंगे इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ, that is phenetic and cladistic system of classification, and this system considers a rate and time of evolution for classifying the organisms. इसके कारण तो यहाँ देखो, बर्ड्स को हम सेपरेट ग्रुप एउस में क्लासिफाई किया है। क्यों बोले तो इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेट ऑफ इवोल्यूशन को कंसिडर करता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसके लिए हम रेप्टिलिया ग्रुप से निकाल के बर्ड्स को एउस ग्रुप में रखा है। ये है इवोल्यूशनरी सिस्टम का पॉजिटिवनेस एंड परफेक्टनेस। यही है 3 स्कूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।